बट लेकिन मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब जैसे जैसे कारगिल ले लीजिए आप। अब कारगिल में पहले एयर एयर ऑपरेशंस, जो एयर का यूज था, वो मना कर दिया गया था। उसके बाद फिर जो प्राइम मिनिस्टर या जो भी डिसीजन लेते हैं, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट का पूरा जो कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस होती है, जो उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो हम्म। सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं चीफ्स, तीनों चीफ्स के साथ मिलके कि क्या करना है और किस स्केल तक जाना है। जैसे कारगिल ले लिए, उसमें बंदिश दी गई थी कि आप क्रॉस नहीं करेंगे, हम्म। IPLOC क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बालाकोट में ये पहली बार डिसीजन लिया गया, वो जो बोल्ड डिसीजन था कि हाँ भाई एयरफोर्स का यूज करेंगे। और उसके बाद ये जो डिसीजन है, ये पॉलिटिकल जो अपनी जो कमेटी होती है, वो चीफ्स के साथ मिलके, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो चीफ्स के साथ मिलके ये डिसीजन लेते हैं। उसके जी। बाद ये डिसीजन जो है, जो सर्विसेज को कन्वे किया जाता है, और फिर सर्विसेज उसमें प्लानिंग शुरू करती है। अब जैसे सर्विसेज ने उसके बाद जब डिसीजन ले लिया गया, तो हमारे पास 10-15 दिन थे, हमने स्टार्टिंग पूरी डिटेल्ड प्लानिंग उसकी जो है, उसके बाद कार्रवाई शुरू की। तो ये इस तरह से होता है। जी। तो सर, एक सोल्जर के मन में जब ये चीजें होती हैं और आपको पता है कि नहीं, ये चीजें गलत हो रही हैं, क्या ऐसा होता है कि सर कई बार ये आपको इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में भी कुछ डिस्टरबेंस होता है बिकॉज ऑफ बीइंग ए सोल्जर? अ, ऐसा है कि इसमें जो, जैसे मैं आप फ्लाइंग के बारे में बता सकता हूँ आपको कि जी। फ्लाइंग में कहावत है कि नेवर टेक योर वरीज टू द कॉकपिट। अब जैसे फाइटर हम्म। फ्लाइंग हो गई, उसमें जो है, अ, जो प्रोग्रेस होती है फाइटर की, स्पीड आप देखिए कि 1 सेकंड में 250 मीटर कवर कर रहा है, 4 सेकंड में 1 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो किस किस स्पीड से चेयर हो रहा है, तो उसमें जो है डिसीजन जो लेने पड़ते हैं, वो स्प्लिट सेकंड होते हैं। तो उसमें जो हम्म। आपका जो मानसिक संतुलन है, जैसे आप बता रहे हैं कि वो बिल्कुल आपको जहाज के साथ रहना है। अब आप अपनी वरीज जो है उसको सोचना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, आपके जो रिएक्शंस हैं, वो बहुत स्लो हो जाएंगे। एंड तो उसमें क्या है कि जो फ्लाइंग में है, हमको बोलते हैं कि आप अपनी वरीज कॉकपिट में मत ले जाइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको जैसे आप फेज आते हैं लाइफ में कहीं कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें हम लोग उसमें क्या है, फ्लाइंग बंद कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए। आप खुद भी जाके बता सकते हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर को या फ्लाइट कमांडर को कि हाँ भाई, ये मेरी प्रॉब्लम है। और या फिर आपके जो जो हमारे जो स्क्वाड्स होते हैं, वो बिल्कुल फैमिली की तरह होते हैं। तो एक दूसरे हम्म। की देखभाल हम लोग बहुत अच्छी तरह करते हैं, देखते हैं। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, तो सबको पता चल जाता है हाँ भाई, इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि हम साथ ही रह रहे हैं, साथ ही सब कुछ कर रहे हैं। तो सब हम्म। हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो ये मानसिक जो संतुलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लड़ाई के हम्म। मैदान में, और फ्लाइंग, स्पेशली फ्लाइंग में। सर, ये जो ऑपरेशंस होते हैं, जब इसमें आप जाते हैं, वॉरफुट पर जाते हैं लेकर के फ्लाई करते हैं इतना हाई, तो वो जो एक रिस्क होता है, बिल्कुल सर, रिस्क तो बहुत बड़ा होता है और उससे बड़ा रिस्क तो हो नहीं सकता। आपकी जान आप लेकर के जा रहे हैं। सर, कैसा फीलिंग होता है? हाउ डू मीन्स अब करना है या मरना है, या अब मीन्स आई एम स्टिल अनेबल टू, मेरे मन में तो सर बड़े थ्रिलिंग टाइप के वो आते हैं। एक सोल्जर कैसे सोचता है सर, या एक कमांडर, या आपके पास में जो एक एयर मार्शल है, हाउ डू दे थिंक? पंकज साहब, आप तो बिल्कुल मेरी मदर की तरह आपने बात की। जब मैं एनडीए जा रहा था, तो एनडीए के मैंने बोला कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरी मदर ने बोला फ्लाइंग मत ज्वाइन करो, बहुत रिस्की बिजनेस है। मैंने कहा नहीं, मैं तो फ्लाइंग में ही जाना चाहता हूँ। तो जो ऐसा है, जो फ्लाइंग है, जो इंडियन रोड्स है, उससे कम रिस्की है। मेरे हिसाब से इंडियन रोड्स ज्यादा रिस्की हैं फ्लाइंग से। तो रिस्क तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, रिस्क तो हर एक चीज में होता है। एंड लेकिन जो थ्रिल मिलता है इन चीजों में, जो जैसे फ्लाइंग में जो है, वो रिस्क के बारे में सोचना बंद कर देते हैं हम लोग। रिस्क तो है वैसे, बट रिस्क और भी कई चीजों में है, तो ऐसी बात नहीं है। तो जब आप लड़ाई के मैदान में उतरते हैं, आप रिस्क वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं उस समय। उस समय आपको बस एक ही वो लक्ष्य है कि हाँ भाई, आपका ऑब्जेक्टिव ये है, आपको वो अचीव करना है, जो भी आपको एम ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अगर आपको
जैसे एयर स्ट्राइक है तो जाके आपको स्ट्राइक में वहां पर जाके अटैक करके वापस आना है सेफली। आपके दिमाग में बस वही चल रहा है कि हाँ भाई फोकस बिल्कुल, कि अभी मेरे एक्शंस ये हैं, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, एंड बिल्कुल उसमें तो उसमें आप रिस्क वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। हाँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि रिस्क है तो इसमें थोड़ा डर का एलिमेंट भी होना चाहिए दिमाग में। अगर आप डर का एलिमेंट उसको बोलते हैं, जैसे पायलट के लिए बोलते हैं कि अ फाइटर पायलट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो पैशन एंड फुल हार्डीनेस इन इक्वल प्रोपोर्शन। उसका मतलब ये है कि पैशन होनी चाहिए एक तो फ्लाइंग करने के लिए, और दूसरा फुल हार्डीनेस मीन्स बोल्डनेस होनी चाहिए। अब फुल हार्डीनेस नेगेटिव उसमें नहीं। अब जैसे रोड के ऊपर लड़के आजकल व्हीलीज कर रहे हैं, कोई स्पीड पे जा रहा है, कोई पोर्श अटैक रोड साइड पे क्रैश हो रहा है। अब वो फुल हार्डी हो गया, मतलब कि वो फुल हार्डी इस तरह की मतलब नेगेटिव सेंस में हो गया। बोल्ड तो हुआ लेकिन नेगेटिव सेंस में। तो पॉजिटिव सेंस में जो है बोल्डनेस और जो पैशन है उसकी इक्वल प्रोपोर्शन हो, तो तब आप जाके वैसे इफेक्टिव हो सकते हैं। तो उसमें रिस्क तो हर एक चीज में है, लेकिन रिस्क के बारे में सोचते नहीं है, और फोकस रहता है हमारा कि हाँ भाई ये काम कर रहे हैं वो। बहुत अच्छा लगा सर। सर आपकी लाइफ के कुछ ऐसे हाइज बताइए जिसको आप सोचते हो तो आपको बहुत ही मतलब यू फील लाइक अ विनर। तो हर किसी की लाइफ में सर कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट्स होते हैं। वी वुड लाइक टू कन्वे दिस दिस ऑल थिंग्स टू द यंगर जनरेशन कि एक सोल्जर की लाइफ, एक फाइटर जो जो होता है उसकी लाइफ कैसे होती है जो फ्लाई करते हैं आसमान में सर। हाँ जी। तो हाइस तो काफी है। बिगेस्ट हाई तो है कि हाँ भाई जहाँ तक हम पहुंचे एयर मार्शल रैंक तक, और हाईएस्ट रैंक जो है सर्विसेज में, और वाइस चीफ के पद से रिटायर हुए। वो मतलब हाई इसलिए है कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनडीए ज्वाइन करने से पहले मैं बहुत ही वीकलिंग था, बहुत फिजिकली वीक था, बट मेंटली मैं काफी स्ट्रांग था। अब पता चल रहा है। तो मेरी मदर भी उनको भी, वो भी सोचती थी कि मैं एनडीए नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ होगा तुम्हारे लिए। तो वो मेरे को बोलती थी तुम तो एक हफ्ता 10 दिन में वापस आ जाओगे। अभी तो हम्म। मस्त है। तो वो हमारे फ्रेंड्स को बोलती थी कि 1 महीने तक मैंने इसका कमरा जो है वो बिल्कुल टच नहीं किया कि ये वापस आ जाएगा। तो एनडीए तो हम वापस नहीं आए, एनडीए भी किया और एयरफोर्स में भी सर्विस की उसके बाद, तो 40 साल तक। तो सबसे बड़ा हाई तो ये है। और छोटे छोटे हाई काफी हैं, मतलब जैसे कि पहला सोलो जाना। जो हमारी ट्रेनिंग होती है बड़ी टफ होती है, उसमें सारे नहीं जा पाते। हमारे कोर्स में जो 50% अट्रिशन था, मतलब 15-50% जो है फ्लाइंग से निकल गए। तो वो काफी टफ होता हम्म। है। तो पहला सोलो जाओ वो बड़ा हाई होता है कि हाँ भाई मैं सोलो अकेला जाके जहाज में कुछ करके वापस आ गया अपने आप। फिर उसके बाद फुल्ली ऑपरेशनल स्टेटस की, हाँ भाई अभी फुल्ली ऑपरेशनल ये कि अगर लड़ाई लगती है तो मैं ये जहाज लेके जाके लड़ाई में पार्ट ले सकता हूँ। तो वो 2 जहाज पे, MiG-21 पे, फिर जैगुआर एयरक्राफ्ट पे अटेंड किया। कोर्सेज मैंने हम्म। प्रोफेशनल कोर्सेज में मैं फर्स्ट आया सब में, 4 या 5 कोर्सेज में। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हायर रैंक्स पे पहुंचे, मीडियम मीडियम रवर रैंक्स पे पहुंचे, स्टेशन कमांड किया। तो ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, और ये आपके हाई है लाइफ में कि हाँ भाई एयरफोर्स ने हमको फिट समझा है कि हाँ भाई ये इतना बड़ा स्टेशन कमांड कर सकते हैं, जहाँ पर 3 लड़ाकू जहाज है, स्क्वाड्रन है, मिसाइल स्क्वाड्रन्स हैं, 17-18 यूनिट्स हैं, हजारों लोग हैं। तो उनको आप कमांड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम्म। डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस इज अनदर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। उसके बाद आप पूरी कमांड को कमांड कर रहे हैं, जैसे ईस्टर्न एयर कमांड मैंने आपको बताया। तो उसमें तो लाखों हम्म। लोग हैं और इतने सारे बेसिस हैं। एंड उसके बाद वाइस चीफ, तो ये सब मतलब कह सकते हैं कि हाँ भाई लाइफ में ये हाइज है।